हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और बढ़िया से अपना स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है। और इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया था, ठीक है। चैप्टर 4 को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इससे पहले आप जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ज़रूर जाके देखें। बट अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक छोटा सा भी पॉइंट मतलब उसमें प्रॉब्लम ना हो। मैं बेहतरीन तरीके से कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, आखिर इसका यूज़ हमें क्यों पड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि एक डायग्राम आप ऐसा ये वाला देख सकते हैं, एक ये वाला। तो इसमें हम लोगों ने क्या मतलब क्या करना चाहा है ना, देखिए मान लेते हैं ये कुतुब मीनार है। ये मैंने जो डायग्राम है कि आपके एनसीईआरटी से मैंने उठाया है ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए एनसीईआरटी, ठीक है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी के रेफरेंस से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है। तो देखिए ये एक कुतुब मीनार है, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं उसका डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का 10 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, देखिए वी कैन वी फाइंड आउट द मीनार हाइट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग। मतलब बोलने का मतलब ये है, ये जो कुतुब मीनार है इसका हाइट मान लेते हैं कुछ होगा 100 मीटर, 50 मीटर, जो भी हो। उसी के बारे में बोला, क्या हम इसके हाइट को मेज़र कर सकते हैं, मतलब हाइट कितना, वो भी कैसे। यहाँ पे किसी को चढ़ा के क्या बोलते हैं, मेजरिंग डिवाइस लगा के मेज़र नहीं करना है इसका हाइट। कैसे करना है हमें, विदाउट मेजरिंग इट्स एक्चुअल हाइट। देखिए यहाँ पे एक्चुअली मेजरिंग मतलब बिना इसको मेज़र किए इसके हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। मान लीजिए मेरा हाइट 5'8" है। क्या आप बिना मुझे इंची टेप के मेज़र किए आप मेरे हाइट को बता सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हम लोग जिस मेथड से यूज करेंगे वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ेंगे। तो यही है, मतलब अननोन हाइट्स हो गया या फिर 2 मीनार्स के बीच का विड्थ अगर हमें निकालना, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सब हमें देखना है इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मीनार है और मीनार के 10 मीटर बगल में जो है एक बॉय है। तो बॉय क्या कर रहा है ना, उसके हाइट को देख रहा है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट को देख रहा है। तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कोई थीटा होगा एंगल, मतलब ये हम आगे पढ़ेंगे, हम इसका हाइट कैसे निकालेंगे। हम बिल्कुल इसके हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल मेजरिंग, ठीक है। तो यही सब हमें देखना है यहाँ पे। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं बालकनी में एक बॉय खड़ा है, ठीक है। ये रिवर है, ठीक है, और ये एक टेंपल है। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ है जिसको कि ये बॉय देख रहा है अपने बालकनी से। मान लेते हैं जहाँ पे बॉय खड़ा है बालकनी का हाइट 5 मीटर है। तो फिर हमें ये रिवर जो है, ये जो रिवर है इसका विड्थ हमें फाइंड आउट करना है। क्या लगता है आपको, बिना मतलब मेजरिंग डिवाइस के आप इसके विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। और हम कैसे करेंगे, वो हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करके। इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, यही सब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए इन दिस चैप्टर वी विल, आज मैं बस इंट्रोडक्शन लाया हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और इसको और ज़्यादा हम एक्सटेंड करेंगे इस चीज़ को, और आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर आपको मान लीजिए अभी थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप घबराए नहीं, ये बस इंट्रोडक्शन है। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप जैसे जैसे मेरे साथ बने रहिएगा आपको एक एक पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को आप राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। मैं बस आपको अभी टर्म से आपको
फेमिलियर करवा रहा हूँ कि ये सब टर्म अभी आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे मतलब इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, इसमें हम एक्यूट एंगल्स से रिलेटेड ही सब कुछ हम पढ़ेंगे। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो पढ़ेंगे, लेकिन एक्यूट एंगल से जो है ना रिलेटेड सब कुछ होने वाला। मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है ना, एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री से कम का ही मेजरमेंट देता है ये एंगल। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है एक्यूट एंगल क्या होता है ना, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बताया एंगल का। मान लेते हैं ये 62 डिग्री का है, तो ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा, ये आप खुद देख के बता सकते हैं, तो वो एक्यूट एंगल हो गया। और देखिए वी विल restrict our discussion to acute angles only। मतलब in this chapter we only discuss about acute angles, none other than acute angle। मतलब acute angle ही हम देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स को ही देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक टर्म यहाँ पे तो जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो एक टर्म और आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं। देखिए राइट एंगल क्या होता है ना, एग्जैक्ट मेज़रमेंट ऑफ 90 डिग्री। आपको कहीं भी अगर एग्जैक्टली वैल्यू मिले 90 डिग्री का एंगल, मान लेते ये ए है, तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब हम इसको बोलेंगे ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल पे आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आप कुछ देर वीडियो में बने रहिए। सो अब हम नेक्स्ट टर्म राइट एंगल ट्रायंगल को देखने वाले हैं। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने राइट एंगल को देखा था, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए उस एंगल का, तो वो राइट एंगल होता है। बट अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो आपको नाम से ही पता चला, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उस ट्रायंगल में एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। और आप याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल को आप जब नेमिंग कर रहे होंगे तो आप अगर मतलब एक आप ये सोचिए ना कि अगर एंगल इधर A ले रहे हैं तो B इधर लीजिए, एंगल C इधर लीजिए। ये बस मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मन में कभी मत रखिएगा कि एक अगर यहाँ A लिए तो B यहाँ ही लेना है या C यहाँ पे लेना, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे भी A ले सकते हैं, यहाँ भी B ले सकते हैं, यहाँ भी C ले सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने नेमिंग ऐसे किया तो आपको भी ऐसे ही करना। आप किधर से भी नेमिंग करें, इधर ही A लिख दीजिए, इधर C लिख दीजिए, इधर B लिख दीजिए, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। और एक चीज़ समझने वाली बात है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है ना जिसका एटलीस्ट एंगल जो है ना वन एंगल 90 डिग्री हो। जैसे एंगल B, यहाँ पे एंगल B का वैल्यू कितना 90 डिग्री। कहीं पर भी ये वाला साइन कहीं पर भी ये वाला जो है साइन आपको मिले किसी भी ट्रायंगल में या रेक्टेंगल या पॉलीगॉन, कहीं भी अगर इस टाइप का एंगल मिले तो इसका मतलब होता है कि एंगल का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें कि ये जो राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है, ये जो एक ये वाला साइड है BC, एक ये वाला साइड है AB। तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला साइड, मतलब राइट एंगल ये वाला है, ये जो राइट एंगल है इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या आएगा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इसको स्मॉल s से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और राइट एंगल के यस और एक क्या होता है ना इसमें, जैसे राइट एंगल बन रहा है, इसमें दो साइड्स हैं, एक BC और AB। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक इसमें बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। और जनरली क्या होता है ना, बेस जो है ना परपेंडिकुलर से छोटा ही होता है इन जनरल। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन जनरल क्या होता है ना कि बेस जो है ना अल्टीट्यूड से, या अल्टीट्यूड बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, सेम चीज़ है, सेम टर्म है। तो बेस जनरली क्या होता है ना अल्टीट्यूड से छोटा होता है या परपेंडिकुलर से। और बेस को हम डिनोट करते हैं B से और परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड को P से। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखने हैं। तो हाइपोटेन्यूज को हम स्मॉल एस से डिनोट किया, तो मतलब एच का स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर को मैंने पी से डिनोट किया तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस को है मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इसके बहुत बार इनका यूज़ करने वाले हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आप इसको इन जनरल आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस मेरा क्या है, ए सी है। ए सी लिखे या सी ए लिखे बात एक ही है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर मेरा ए बी है। देखिए ये परपेंडिकुलर है ये वाला, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, नो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली प्लस बेस का स्क्वायर कितना है, बेस मेरा क्या है, बी सी लिखिए या सी ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बी सी लिख रहा हूँ, मतलब मैं एक अरेंजमेंट कर रहा हूँ जो कि अच्छा लगे। ए के बाद बी आता फिर सी आता, इसलिए मैंने ए सी लिख दिया। ए बी को बी ए भी लिख सकते थे, लेकिन ए बी ए से थोड़ा अच्छा कैजुअल लग रहा है दिखने में, मतलब थोड़ा सही लग रहा है देखने में। बी सी को मैंने सी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने बी सी लिखा है, मतलब क्योंकि एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर फॉलो करना थोड़ा सा हम सबका एक आदत हो गया है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि एक ऑर्डर हम लोग फॉलो करें, तो बस वही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटली आप पे डिपेंड है, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ को समझेंगे अभी हम, वीडियो में बने रहिए। नाउ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और मैंने बताया था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, और ये साइन जहाँ भी दिखेगा आप समझ लेंगे कि ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और मैंने साथ में ही आपको बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और ये वाला बेस, और ये एल्टीट्यूड बोले इसको या फिर परपेंडिकुलर बोले, ठीक है। बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूस को एच से, और परपेंडिकुलर को पी से। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि इस साइड को मैंने क्या लिखा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है, ये साइड क्या है ना, साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए। इस साइड को हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, मतलब एंगल के एडजेसेंट साइड ये है, और इसी को हम बेस कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा ना, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये जो एंगल ए है इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल तो राइट एंगल यहाँ पे हो गया, जो एंगल बी है यहाँ वैल्यू उसका 90 डिग्री हो गया। अब एंगल ए की बात करें, जो कि एक एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल क्या होता है मैंने बताया था, ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब वैसा एंगल जिसका मेज़रमेंट कितना हो, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। देखिए एक अगर इसको बेस पाना है, इसको परपेंडिकुलर, तो बीच में जो एंगल बनेगा उसको राइट एंगल बोलेंगे, और यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो अब ये जो राइट एंगल बना, अब ये दोनों एंगल मिला के जो है ना 90 डिग्री होगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, क्योंकि आपको पता है एक एंगल के क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए सम ऑफ द एंगल्स, मतलब सम ऑफ द 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब इस तीनों एंगल को, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी को हम ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, तीनों एंगल का सम जो है 180 ही होना चाहिए। एक एंगल जब 90 डिग्री हो गया इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब ये दोनों एंगल बताएं, तो जो दोनों का सम मिला के मेरा 90 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। खैर अगर नहीं भी आ रहा होगा तो हम आगे ज़रूर समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आर एज फॉलो।
मतलब अभी हम एंगल ए को एज्यूम करके जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करने के लिए एक एक्यूट एंगल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने पहले ही बता चुका आपको कि इस चैप्टर में हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो कि अभी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फर्स्ट क्या है ना, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए को हम साइन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आपको ये याद रखना है क्या, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर ये वाला है और हाइपोटेनियस ये वाला है, मैंने आपको बताया था। तो परपेंडिकुलर पी बाय हाइपोटेनियस एच। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी परपेंडिकुलर का वैल्यू। और एच क्या है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, ए सी लिखे या सी ए लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ए सी लिख देंगे, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए को हम साइन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट रेशियो कंपेयर। अब सेकेंड रेशियो हम देखेंगे, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो कि होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसको कि हम कॉस ए भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल ए को आप कॉस ए भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो कोसाइन ऑफ ए मतलब कॉस ए, उसको आप बी बाय एच लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस, बी बाय एच। तो बी कितना है, ए बी, तो बी हमारा कितना है, ए बी। और हाइपोटेनियस अभी जस्ट बताया था ए सी है, तो ए सी। अब आप याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब ये साइन ऑफ एंगल ए या फिर साइन ए, ये मैंने अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, आपको एक चीज़ याद रखना है, साइन ऑफ ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर आप कोसाइन ऑफ ए की बात करें, कोसाइन ऑफ ए जिसको कि आपको कॉस ए बोल सकते हैं, वो क्या होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सेम रहेगा, बस परपेंडिकुलर की जगह में बेस आ जाएगा। कोसाइन में बेस, साइन में परपेंडिकुलर, ये आपको याद रखना है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय, मतलब साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बट कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बस यहाँ पे ये अंतर है, ये डिफरेंस है। अब थर्ड रेशियो को हम देखने वाले हैं, टेंजेंट ऑफ ए, या उसको आप टेन ए भी लिख सकते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन ए क्या होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब आप ये सोचिए टेन को, इसमें दो साइड से आते हैं, एक परपेंडिकुलर वाले एक बेस वाले, ऐसे आपको याद रखना है, एक परपेंडिकुलर वाले एक बेस वाले, वो टेन एंगल हो जाएगा, मतलब टेन ऑफ ए। मतलब इसके लिए, इस एंगल के लिए जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस क्या है, ये है, बस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी या सी बी या बी सी, तो बी सी लिख दिए। बेस कितना ए बी या बी है, तो ए बी लिख दिए, ए बी, ठीक है। सिमिलरली अब फोर्थ एंगल हम देखेंगे, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फोर्थ है कोसे, देखिए फोर्थ है एक्सक्यूज मी, यस गॉट इट। फोर्थ है कोसेकेंड ऑफ ए, जिसको कि आप कोसेक भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है ना, कॉस ए क्या, सॉरी कॉसेक ए क्या होता है ना, साइन ए का अपोजिट होता है। ये अभी आपको मैंने अभी बताऊंगा, मैं अभी नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। साइन ए जो भी होता है ना, उसका 1/, के फॉर्म में आ जाता है क्या, हाँ कोसेक, ठीक है। मतलब कोसेक अगर ए लिखना है तो 1/sin ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1/sin ऑफ ए या साइन ए, और साइन ए कितना होता था यहाँ पे देखिए BC/AC। जब आप इसको 1/, के फॉर्म में लिखेंगे, इसको BC/AB को, जब इसको आप 1/BC/AC लिखेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये AC ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर चल गया AC, नीचे रह गया BC, तो यहाँ पे AC आ गया, यहाँ पे AC आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑफ ए या फिर सेक ए, सेकेंड ऑफ ए को हम सेक ए बोलते हैं, और आपको ये सारा ही याद रखना, कॉसेक ए, सेक ए, जैसे कि को टेंजेंट है ना,
तो इसको हम बोलते हैं कॉट। ये आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं कॉट ए। तो ये सर आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे साइन ए के लिए साइन ए, कोसाइन के लिए कॉस ए, टेंजेंट के लिए टेन ए, कोसेंट के लिए कोसेक ए, सेकेंड के लिए सेक ए, कोटेंजेंट के लिए कॉट ए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे सेकेंड ऑफ ए, जिसको कि सेक ए हम बोलते हैं शॉर्ट में, और आपको यही यूज करना। और ये क्या होता है 1 बाय ऑफ कोसाइन ऑफ ए। कोसाइन मतलब कॉस। तो सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए। सेक ए क्या होता है 1 बाय कॉस ए, क्योंकि सेक ए और कॉस ए एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसलिए हम सेक ए को हम 1 बाय कॉस ए लिखेंगे। और कॉस ए हमारा कितना था यहाँ पे देखिए, कॉस ए हमारा था कितना ए बी बाई ए सी। और जब आप इसको 1 बाय ए बी बाई ए सी लिखेंगे तो ए सी ऊपर चले जाएगा, ए बी नीचे रह जाएगा, तो आ गया यहाँ पे ए सी बाई ए बी। सिमिलरली कोटेंजेंट ऑफ ए को हम कॉट ए लिखेंगे, और ये होता है 1 बाय टेन ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। मतलब कॉट ए क्या होता है ना, अपोजिट ऑफ टेन ए। मतलब कॉट ए को आप 1 बाय टेन ए भी लिख सकते हैं। तो टेन ए हमारा कितना आता है यहाँ पे बी सी बाई ए बी। जब इसको 1 बाय बी सी बाई ए बी लिखेंगे तो वो ए बी बाई बी सी आ जाएगा, ठीक है। और नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेशियो साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोसेक ए मतलब कोसेक ए किसका अपोजिट है, साइन ए का। सेक ए किसका अपोजिट है, कॉस ए का। कॉट ए किसका अपोजिट है, टेन ए का। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बढ़िया तरीके से एनालाइज़ किया था चैप्टर 4 को, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय।